दोस्तों नमस्कार। महज 7 से 8 महीने का वक्त है, यानी 250 दिनों से भी कम का वक्त है। यह देश अगली सरकार को चुनने के लिए तैयार हो जाएगा। चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी कर चुका होगा, लेकिन 250 दिनों से भी कम वक्त के बीच में कोई आपसे यह सवाल कर ले कि क्या होगा 2024 में, तो हो सकता है एक बड़ी मोटी लकीर आप खींचना शुरू कर दें। कोई लकीर के इस पार होगा, कोई लकीर के उस पार होगा। कोई कहेगा नरेंद्र मोदी चुनाव जीत रहे हैं और वो हार सकते नहीं हैं, और कोई कहेगा वह हार रहे हैं, वह दोबारा जीत अब सकते नहीं हैं। इन दोनों वाक्यों के बीच में जब आप खड़े होइएगा तो आपको यह शब्द सुनाई नहीं देगा कि विपक्ष जीत रहा है, यानी नरेंद्र मोदी या तो जीत रहे हैं या हार रहे हैं। दरअसल यही वो परिस्थिति है जिस नब्ज को राहुल गांधी ने पकड़ लिया है। यानी जब किसी नेता के जीतने और हारने को लेकर चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो, तो ऐसे में मतलब बहुत साफ है कि उस सरकार की नीतियां हैं, उस सरकार के गवर्नेंस है, उस सरकार की अपनी विचारधारा है, उस सरकार से प्रभावित होता देश है, और उस देश के भीतर लोगों का समूह है जो जातियों में बटा है, जो समुदायों में बटा है, जो धर्म के आश्रय वोटों के ध्रुवीकरण को भी बाखूबी देख रहा है, जो आर्थिक नीतियों के आश्रय अपनी मुश्किल हालातों को परख रहा है। और उस दायरे में किसान भी है, मजदूर भी है, दिहाड़ी मजदूर भी है, प्रोफेशनल्स भी है, मिडिल क्लास भी है, लोअर मिडिल क्लास भी है। इस दौर में बिजनेसमैन भी हैं, छोटे व्यापारी भी हैं। इसके साथ खड़े हुए तमाम लोगों के बीच कुछ सवाल आर्थिक रूप से क्या इतने बड़े हो चुके हैं, जहां पहली बार 2024 की दिशा में बढ़ता हुआ कदम लग रहा है कि यह जनता और मोदी के बीच का चुनाव है। क्या यह हो रहा है? और शायद यही वो ताकत इस वक्त राहुल गांधी को दिला रहा है, क्योंकि इंडिया का चेहरा क्या होगा अगले 250 दिनों के भीतर कोई नहीं जानता है। विपक्ष की एकजुटता किस रंग में रंग कर आएगी यह भी कोई नहीं जानता है। वह कौन सा नेता होगा जिसका जादू इस देश के सिर चढ़कर बोलने लगे, शायद कोई नहीं जानता है। और 250 दिनों में जो जादू बीते 9 साढ़े 9 वर्षों से गूंज रहा है, वह जादू एक झटके में उतर जाएगा, यह भी कोई नहीं जानता है। लेकिन एक बात इस देश के भीतर बहुत साफ तौर पर अब दिखाई देने लगी है। जितनी बड़ी तादाद में मुश्किल हालातों के बीच इस देश के अलग अलग समुदायों, जाति, प्रोफेशनल्स, वर्ग, तमाम चीजों के जरिए जो मुद्दे उछल रहे हैं, और राजनीतिक तौर पर जिसे हथियार विपक्ष बना रहा है, बावजूद इसके विपक्ष का कोई चेहरा नहीं है, लेकिन जनता के मुद्दे सामने हैं। और शायद यही वो चीज है जो राहुल गांधी लगातार, चाहे वो झोपड़पट्टी में जाएं, चाहे किसानों के बीच जाकर रोपनी करें, चाहे ट्रक ड्राइवर के साथ सफर पर निकल जाएं, चाहे इस दौर में लद्दाख और करगिल के स्थितियों को भी परखते हुए वहां से चीन को लेकर बयान देने से ना गुरेज करें, यानी अलग अलग समुदायों के बीच से गुजरते हुए और घर बुलाकर किसी सब्जी वाले, वह भी गरीब स्थितियों के बीच, उसके साथ एक साथ बैठकर भोजन करें, गले लगाए। दरअसल ये ऐसी परिस्थिति है जिसमें राजनीति पहली बार जनता को खड़ा करना चाहती है, यानी राहुल गांधी जनता को खड़ा करके इस चुनाव में उसी के जरिए शिरकत करना चाहते हैं। और इस शिरकत का अंदाजा उन्हें हिमाचल में भी हुआ, कर्नाटक में भी हुआ। मुद्दे राजनीतिक तौर पर उठ रहे थे, उन मुद्दों का प्रभाव लोगों पर पड़ रहा था, लेकिन जिसकी सरकार थी उसके जरिए जो गवर्नेंस थी, उसके जरिए जो मुद्दे बन रहे थे, उन मुद्दों ने बीजेपी की सत्ता को डिगा दिया। हिमाचल की हार और कर्नाटक की हार, लेकिन उसके बाद अब 4 राज्यों का सवाल है, और फिर इस देश के आम चुनाव का सवाल है। राहुल गांधी क्या वाकई इस तरीके से समझ चुके हैं कि अगले 250 दिनों में वह इस जनता के साथ खुद को इस तरीके से खड़ा कर लेंगे, जहां जनता ही खुद सवाल करने लगेगी कि हां, हमने जिन्हें चुना था वह हमारे लिए अनुकूल नहीं है। यह बयान अपने आप में काफी है, लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा और किस ताकत से कहा और जिस दावे के साथ किया
और जिस भरोसे के साथ उन्होंने अपनी जीत का जिक्र कर दिया कि 2024 में हम जीत रहे हैं, इसके पीछे क्या है, आज उन पन्नों को हम पलटने जा रहे हैं। और उन पन्नों को पलटे उससे पहले राहुल गांधी ने कहा क्या, इसको एक बार जरूर सुन लीजिए। कर्नाटक में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ क्या? अब आप देखना, हिमाचल में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। तो आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। इतना जबरदस्त दावा इससे पहले कभी किसी विपक्ष के नेता के तौर पर किसी ने किया नहीं होगा। जब अगले 7 महीनों और 8 महीनों के बाद इस देश को चुनाव में जाना है, और सबसे बुरी गत इस दौर में कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस जहां जहां बीजेपी से टकराती है वहां उसे जीत ज्यादा से ज्यादा 6%, 7% की मिलती है, और दूसरी तरफ 90% जीत बीजेपी के हिस्से में जाती है। बावजूद इसके राहुल गांधी ने जिस ताल को ठोका है, उसकी वजह क्या है? और उसकी वजह के साथ 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा 4 राज्यों के चुनाव का है, जिसके परिणाम भारत की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण हो चुके हैं, यह सबको पता है। और दूसरी परिस्थिति है कि इस देश के भीतर के सामाजिक आर्थिक हालात, जिसका चेहरा और कोई नहीं, नरेंद्र मोदी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी का चेहरा आते ही जिन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के भीतर के चुनाव परिणाम को 2018 को आप परखिएगा और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव को परखिएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, तकरीबन 15 से 20% वोट सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे और नाम के आसरे इन तमाम जगहों पर बढ़ जाते हैं, लेकिन राज्यों में लगभग 15 से 20% वोट कम हो जाते हैं। तो क्या लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेखौफ हैं, बेलौस हैं नरेंद्र मोदी? और दूसरी तरफ उसी बेखौफी के साथ राहुल गांधी दावा ठोक रहे हैं, अब हम हरा देंगे। इसकी वजह है क्या? इस देश के भीतर में हम राज्यों की स्थिति दूसरे पन्ने में आएंगे। पहला पन्ना इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को समझ लीजिए, जहां राहुल गांधी इस देश में लगातार घूमते समझते लोगों के बीच बैठते हुए जिन बातों को सोच रहे हैं, वो बातें अगर राजनीतिक तौर पर बदल गई तो फिर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी नहीं, शायद एक ऐसी बुरी हार होगी जो किसी भी राजनीतिक दल की चूल्हे हिला दे और आने वाले वक्त में उसका खड़ा होना मुश्किल हो जाए। क्योंकि पहली बार राजनीति 2 राजनीतिक दलों के बीच नहीं, बल्कि जनता और मौजूदा सत्ता के बीच लाकर खड़े करने की कोशिश राहुल गांधी अपने तौर पर कर रहे हैं। यहां हम विपक्ष जानबूझ के नहीं कह रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के दायरे में इंडिया आएगा, इंडिया के दायरे में वह तमाम नेता आएंगे जिनके अपने राजनीतिक सरोकार इस दौर में जनता के साथ जुड़ने के नहीं हैं। यहां तक कि कांग्रेस के भीतर भी नेताओं की पूरी फहरिस्त है जो जनता से कटी हुई है। लेकिन जब कांग्रेस को ही गांधी परिवार में देखने की शुरुआत खुद बीजेपी ने कर दी और परिवारवाद का नारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर लगाने लगे, तो उस परिवार के इर्द गिर्द घुमड़ती कांग्रेस और उस कांग्रेस के बीच में खड़े राहुल गांधी राजनीति के एक ऐसे ध्रुव के तौर पर आकर खड़े हो गए हैं जहां अब उनकी सियासत पर उंगली उठाना और डिगाना दोनों शायद बीजेपी के लिए एक मुश्किल सवाल होगा। क्योंकि इस देश का गरीब, किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, दिहाड़ी मजदूर, मिडिल क्लास, व्हाइट कॉलर जॉब लिए हुए, सैलरी जॉब करने वाला, अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड करने वाला, इंडस्ट्रियल वर्कर यानी जो उद्योगों में काम करता था, जो युवा तबका है, उनके भीतर आज चलिए जो जानकारी निकल कर आती है वो हैरान करने वाली नहीं, बल्कि इस देश की उस हकीकत को बयां करती है जिस हकीकत से राजनीति और सत्ता जी चुरा लेती है। इसको एक एक क्षण के लिए परखना शुरू कीजिए। इस देश में 15 साल से लेकर 29 साल तक 2016 में जितने लोग थे, 2016 का जिक्र इसलिए क्योंकि वहीं से नोटबंदी की रफ्तार पकड़ती है और मोदी गवर्नेंस अपने तौर पर अपने तरीके से क्या कुछ करेगी इसका संदेश देती है। तो 2016 से 2023 के बीच में पहले खड़े होंगे या 2016 से 2019
19 के चुनाव के वक्त खड़े होंगे। इस देश के भीतर में 35 करोड़ 39 लाख युवा जो थे 15 से 29 साल के बीच में, उसमें 25 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड थे 2016 में। 25 करोड़ दिमाग में रखिएगा। 2019 के चुनाव में यह बढ़कर 26 करोड़ 55 लाख हो गया और जो लोग काम खोज रहे थे उसमें कमी आ गई। यह 2019 के चुनाव की शुरुआत की परिस्थिति है जब युवा सिर्फ महसूस करना शुरू कर रहे थे। लेकिन 2023 आज हम जहां पर खड़े हैं, इस देश में 15 से 29 के बीच की संख्या जो है वह 38 करोड़ 13 लाख की है और उसमें से जिनको नौकरी मिली है वह सिर्फ 7 करोड़ 10 लाख है, यानी 31 करोड़ लोगों के पास कोई काम नहीं है। यह युवा तबका है। अब आप कहेंगे हमने 15 साल का जिक्र किया, वोट तो 18 साल से डाले जाते हैं। 18 से 30 साल के बीच में इस देश के लगभग 26 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। एक सवाल और पहला सवाल, क्या इस देश का बेरोजगार युवा इस देश की राजनीति को पाठ पढ़ा सकता है? इतनी बड़ी तादाद में अगर बेरोजगारी इस देश के भीतर है, जहां 26 करोड़ युवा जो वोट देने लायक है उसके पास कोई काम नहीं है, तो क्या वह इस देश की सत्ता को पलट सकता है या अपने अनुकूल, अपने सोच के मुताबिक सत्ता बना सकता है? यह उससे जुड़ा हुआ सवाल है। इसके बाद आप 25 से 29 साल के दायरे में आइए। सिर्फ उस दायरे में लीजिए जहां कुछ बरस वो नौकरी कर चुका होगा और आपको जानकर हैरत होगी कि 2016 में 10 करोड़ युवा 25 से 29 साल के बीच थे, जो आज घटकर 7 करोड़ 58 लाख हो गए। लेकिन काम कितनों के पास है और बाकी बेरोजगारों की स्थिति क्या है, तो इसका दूसरा सच यह है कि लगभग 3.5 करोड़ लोग 25 से 29 के बीच में कोई काम वो नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। जब आप 45 पार करते हैं, और 45 पार का मतलब बहुत साफ है कि उसके बाद किसी भी उम्र को ले लीजिए, ऐसे लोगों की तादाद आज की तारीख में तकरीबन 45 करोड़ है, लेकिन काम सिर्फ 19 करोड़ के पास है। बेरोजगारी की स्थिति इस देश के भीतर में सत्ता पलट सकती है? यह पहला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, शायद जिसको राहुल गांधी ने बाखूबी परखा होगा। लेकिन स्थितियां आर्थिक तौर पर इस देश को कैसे डिगा रही है, इसको इस रूप में समझिए कि जैसे जैसे इस देश की जीडीपी बढ़ती है, वैसे वैसे जरूरी नहीं है कि रोजगार बढ़े। सामान्य तौर पर किसी भी देश में बढ़ता है, लेकिन भारत शायद अपने अनूठे राजनीतिक और आर्थिक प्रयोग को जी रहा है जिसमें जीडीपी बढ़ती है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ता है। CMIE का एक डाटा है, उसके जरिए साफ तौर पर बताया गया कि यहां जीडीपी बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है। 2023-24 में यानी 24 के मार्च तक की स्थिति है कि जीडीपी 5.7% रहने की एक उम्मीद है और एम्प्लॉयमेंट 1.1%। अब आप सोचिए कि जो पिछला बरस बीता है फाइनेंशियल ईयर, उसमें जीडीपी 7.2%, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट 1% और कम हो गया। इससे पहले चले जाइएगा 2021-22 में जीडीपी हमारी 9.1% थी, यह कोविड के तुरंत बाद की स्थिति थी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट -3.8। दो मैसेज और हैं। इस देश के भीतर की असमानता और गरीबी, क्या उसको राहुल गांधी अब नब्ज को पकड़ चुके हैं, समझ चुके हैं? इसीलिए उस कॉरपोरेट का जिक्र करते हैं, मोदी के 2 मित्रों का जिक्र करते हैं और इस बात का एहसास कराते हैं कि सब कुछ चंद हाथों में दे देना और उसके जरिए देश की इकोनॉमी को देखना और दूसरी तरफ बड़ी तादाद में गरीबों की परिस्थिति, तो उनके साथ दिल कौन मिलाएगा? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो बैंकों के जरिए होता है, उससे तो काम नहीं चल पाएगा। तो क्या राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद टुकड़ों में जो यात्रा वो अलग अलग जगहों की कर रहे हैं, उसके जरिए वो समझ गए, इसीलिए ये दावा कर रहे हैं कि हम हराने वाले हैं, चुनाव में हम जीत जाएंगे, इसीलिए जिक्र हो रहा है? हो सकता है। इनकार इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप इसके भीतर और इकोनॉमिक परिस्थिति को परखना शुरू करेंगे तो आपको जानकर हैरत होगी कि दरअसल यह इकोनॉमी जो मौजूदा वक्त में ऐसा नहीं है कि कोविड के बाद डगमगाई है। एक पन्ना और हमारी टीम ने तैयार किया कोविड से पहले का। यह भी डाटा कुछ सरकार का है, कुछ CMIE का है। उस डाटा में बहुत साफ तौर पर बतलाया गया कि दरअसल
कोविड से पहले अगर आप चले जाते हैं तो 2017-18 में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 40 लाख रोजगार खत्म हो गए। 18-19 में कोविड से ठीक एक साल पहले 10 लाख और कम हो गए। कोविड काल के दौर में तकरीबन 2 करोड़ 17 लाख रोजगार एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए इस दौर में खत्म हो गए। यानी एक तरफ कोविड से पहले जिस आर्थिक उल्लास का जिक्र सरकार कहती है उसकी हकीकत सामने है, कोविड काल की विभत्स स्थिति सामने है, और कोविड काल के बाद की परिस्थिति को अगर आप परखना चाहते हैं तो इसको पहले राउंड में परखिए कि अप्रैल 2022 और मार्च 2023 इसके बीच में इंडस्ट्री से लगभग 40 लाख लोगों को निकाल दिया गया, काम नहीं था। यह पूरी परिस्थिति पिछले एक बरस की हम बता रहे हैं, जहां कोविड के बाद हमारा जीडीपी 9% को पार कर गया था, 9.1%। फिर तीसरा सवाल, क्या इस देश की गवर्नेंस इस देश के नागरिक और बहुसंख्य नागरिकों को देख पाने की स्थिति में नहीं है? क्या उसने मान लिया है कि जातिगत तौर पर सोशल इंजीनियरिंग, कहीं ओबीसी, कहीं एससी, कहीं एसटी और कहीं पसमानदा समाज, इसके जरिए वोट पालेंगे? हो सकता है, इससे कतई इनकार नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जब इस दावे को कर रहे हैं तो हमें लगता है कुछ बातों को और समझिए जो सीधे सीधे लोगों के पेट से जुड़ी हुई है। जो लेबर पार्टिसिपेशन या एम्प्लॉयमेंट रेट कहते हैं, उसमें 30 लाख नौकरियां सिर्फ जुलाई के महीने में यानी पिछले महीने में खत्म हो गई। यह भी सीएमआई का डाटा है। जो बिजनेस पर्सन और सैलरी एम्प्लॉय जिसके दायरे में आते हैं उसमें नीचे की रफ्तार आ गई। इसको इस रूप में समझिए कि जो खास तौर से एम्प्लॉयमेंट देने के क्षेत्र थे, यहां तक कि जो बिजनेस एम्प्लॉयमेंट था उसमें 6.2% की कमी आ गई, यानी 53 लाख लोगों के पास से काम खत्म हो गया। काम जून के महीने में 8 करोड़ 47 लाख था, जो घटकर 7 करोड़ 94 लाख आ गया, यानी 53 लाख लोगों की नौकरी चली गई। जो सैलरी वाले लोग थे, जो व्हाइट कॉलर जिसको हम कहते हैं, सैलरी जॉब में 62 लाख लोगों की नौकरी सिर्फ एक महीने के भीतर गई है। ये जुलाई का महीना जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और इसके दायरे में इंडस्ट्रियल वर्कर्स आते हैं, मैनेजर्स आते हैं, व्हाइट कॉलर क्लर्क आते हैं, प्रोफेशनल्स आते हैं, टेक्निकल एम्प्लॉई आते हैं, सोशल वर्कर आते हैं, एक्टिविस्ट आते हैं, सपोर्ट स्टाफ आता है। इसमें जून की स्थिति थी कि 9 करोड़ 24 लाख लोग काम कर रहे थे और जुलाई में 8 करोड़ 62 लाख हो गए, यानी लगभग 62 लाख एक झटके में कम हो गया। चौथा सवाल, क्या वाकई इस देश की अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी और लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई जरूरतें भारत की राजनीति को पलट सकती है? इसको राहुल गांधी मान चुके हैं, और जो उनको दिखाई दे रहा है उसमें जहां पर भी जाते हैं लोग अपनी जिंदगी के जीने की जद्दोजहद बतलाते हैं, जो उनके सामने एक बड़े सवाल के तौर पर है कि अगर ये राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो जाए। इसीलिए उनसे जब लेह लद्दाख में पूछा गया, एक व्यक्ति ने कहा कि हमारे नेता हमारी बातों को रखते नहीं हैं, तो बहुत सवाल जवाब के बाद राहुल गांधी ने कहा आप ही ने तो चुना होगा ना, तो उन्होंने कहा भूल हो गई। यह है राजनीतिक तौर पर चीजों को डेवलप करना। यानी हमारी मौजूदगी को आप मत देखिए, लेकिन आपके बीच जिनकी मौजूदगी है उनके काम को देखिए, उसी के जरिए चीजों को आप परखने की स्थिति में लाकर खड़ा कर दीजिए। और इस देश के भीतर में जो स्मॉल ट्रेडर यानी छोटे व्यापारी और जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनकी तादाद जून के महीने में 12 करोड़ 51 लाख थी, जो घटकर 11 करोड़ 59 लाख हो गई, यानी 82 लाख लोग यहां भी काम से एक महीने के भीतर हट गए। तो क्या यह आर्थिक मिजाज है जो राहुल गांधी महसूस कर रहे हैं? यह पहला राउंड है। दूसरा राउंड बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिन 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, उन 4 राज्यों का गणित क्या कहता है और उसको लेकर क्यों राहुल गांधी को भरोसा है कि हम यहां चुनाव जीत जाएंगे। एक क्षण के लिए समझिए कि किसी भी राज्य में, मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा के भीतर वोटिंग परसेंटेज जो बीजेपी को लाभ मिलता है वो 17%, यानी नरेंद्र मोदी को चुनना है प्रधानमंत्री के लिए तो 17% वोट बढ़ जाते हैं 2018 और 2019 के इलेक्शन में, विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन में। राजस्थान में ये 20% बढ़ जाते हैं, छत्तीसगढ़ में ये 17% बढ़ जाते हैं, तेलंगाना में ये 12% बढ़ जाते हैं। मैसेज पहला और आखिरी यही है। दरअसल विधानसभा चुनाव के भीतर भी क्या अब
नरेंद्र मोदी की एंट्री बतौर गवर्नेंस पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और इन सारी परिस्थितियों में लोगों की जिंदगी और उनके साथ सामने नरेंद्र मोदी का चेहरा ही आकर खड़ा है। और चाहे वो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है, बल्कि तमाम गवर्नेंस को लेकर डबल इंजन की सरकार का नारा लगाते हुए नरेंद्र मोदी की मौजूदगी हर जगह नजर आएगी। तो बहुत सिस्टमेटिकली क्या राहुल गांधी इस बात को समझ चुके हैं कि अगर नरेंद्र मोदी के चेहरे का एक्सपेरिमेंट ही करना है तो इन 4 राज्यों में ही हो जाए। और इन 4 राज्यों की हकीकत तो यह भी है कि 2018 में इसमें से 3 राज्य कांग्रेस जीत गई थी। एक राज्य में सत्ता परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि ऑपरेशन लोटस चल पड़ा, विधायकों की खरीद फरोख्त हो गई। मध्य प्रदेश में 114 सीट आने के बावजूद भी, और बीजेपी की 109 सीट थी, यानी कम सीटें थी, बावजूद इसके बीजेपी की सरकार बन गई। परसेंटेज ऑफ वोट लगभग आधे % का ऊपर नीचे था, जो दोनों का बराबर था। लेकिन मध्य प्रदेश का सच यह है कि बीजेपी के 22 उम्मीदवार 4000 से भी कम वोटों से जीते थे, 22 एमएलएस जो हैं। और दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का रहा हो, कांग्रेस के भी लगभग 4 से 5000 या 2000 के बीच, यानी 5000 से कम जो आंकड़ा है उसमें 16 एमएलए जीते थे। लेकिन एक तरफ 16 है और एक तरफ 22 है, जो कि वाइवल डाइवल की स्थिति, और वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई, कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को खरीद कर, बेचकर, बिखरा कर, ऑपरेशन लोटस चलाकर। यह संदेश लोगों के बीच है और अंडर करंट राहुल गांधी को दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में लौट रही है। दूसरी स्थिति जब राजस्थान में आएंगे तो राजस्थान के भीतर भी परसेंटेज ऑफ वोट लगभग बराबर रहा। कांग्रेस 100 सीट जीत गई, बीजेपी 73 सीट जीती। लेकिन लोकसभा इलेक्शन में 20% ज्यादा बीजेपी को आ जाता है। अब यहां पर सवाल दूसरा बड़ा आकर खड़ा हो गया है, क्या वाकई राजस्थान की राजनीति जो बरसों बरस से छत्रप बीजेपी के नेता के आश्रय, उसमें एक नाम वसुंधरा का ले सकते हैं, चल रही थी, उसको धराशायी करके क्या दिल्ली की सत्ता अपनी ताकत, अपना चेहरा, अपनी लोकप्रियता, अपनी गवर्नेंस, अपनी पॉलिसी, इसके तहत चुनाव जीत जाएगी? अगर जीत गई तो बहुत बड़ी बात होगी, और अगर नहीं जीती तो एक सामान्य बात होगी, क्योंकि वहां पर वसुंधरा राजे को दरकिनार कर दिया गया। लेकिन अगर वो आ जाती हैं तो क्या वो जीत जाएंगे? तब क्या टक्कर कड़ी हो जाएगी? ये सारे सवाल हैं। लेकिन राहुल गांधी का भरोसा उन आर्थिक परिस्थितियों के इर्द गिर्द है जिसके दायरे में दिहाड़ी मजदूर हो, किसान मजदूर हो, किसानी कर रहा हो, युवा हो, बेरोजगार हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से निकाले जा रहे कामगार हो, इनकी तादाद हो, वह उनके जहन में है। क्योंकि जहां भी जिन भी लोगों से मिलते हैं राहुल गांधी, वहां उनके भीतर एक ही सवाल रहता है कि जिंदगी कैसी चल रही है और जिंदगी चलाने में क्या मुश्किलात आ रही है, पहले कौन सी स्थिति थी, और उसमें एक नया तड़का जब मोहब्बत की दुकान का है, तो क्या इस दौर में नफरत की परिस्थिति जो लगातार इस देश के भीतर अलग अलग तरीके से रेंग रही है, वह भी राजनीतिक तौर पर अब लोगों को डिगाने और हिलाने लगी है? छत्तीसगढ़ के भीतर 10% का वोट कांग्रेस के पास ज्यादा था, लेकिन फिर वही सवाल, 17% वोट बढ़ जाते हैं जैसे ही लोकसभा चुनाव आते हैं। लेकिन क्या इस बार संभव है? संभव शायद नहीं है, इसीलिए ईडी है। संभव शायद इसीलिए नहीं है, इसीलिए सीबीआई है। क्या इनको रिफ्लेक्शन चुनाव में जीत दिला देगा? और तेलंगाना को लेकर एक बड़ा सवाल कांग्रेस के हक में इसलिए है क्योंकि वहां पर जो टीआरएस है वह बीजेपी से तालमेल कर चुकी है। यह मैसेज राजनीतिक तौर पर है। तो जब ऐसे राजनीतिक दल आमने सामने हो जो पिछले चुनाव तक में विरोध में खड़े थे, क्योंकि बीजेपी को कितना 19.5% वोट, कांग्रेस को 29% वोट, 10% ज्यादा, और टीआरएस को 41% वोट मिला था, तो टीआरएस और बीजेपी के वोट एकजुट होंगे या ये बिखर के दोबारा से कांग्रेस के साथ चले जाएंगे? यह एक राजनीतिक प्रयोग की स्थिति है। लेकिन बीजेपी तेलंगाना में बहुत कमजोर हो गई, यह सच है, और इसका लाभ टीआरएस को नहीं मिलेगा, यह दूसरा सच है, क्योंकि वह उसके साथ खड़ी है। तो फिर राहुल गांधी के ऐसे दावे के पीछे का सच क्या है? सच सिर्फ 2 ही है। पहला सच यह है कि इस देश की माली हालत बहुत खराब हो चली है और जनता के भीतर जितने सवाल हैं, सिर्फ उसको राजनीतिक पुट देना है, कांग्रेस जीत जाएगी, जो राहुल गांधी को लग रहा है, या विपक्ष जीत जाएगा, लग रहा है। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा है, कोई जीतेगा नहीं, किसको हराया जाएगा, यह सवाल बड़ा हो चला है।
और इसके साथ की परिस्थिति है कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, चेहरा अगर बीजेपी का सिर्फ मोदी है और इस दौर में मोदी को लेकर ही सवाल है, तो सारी की सारी स्ट्रेटजी मोदी के इर्द गिर्द है। और इस देश की जनता के भीतर भी एक ही चेहरा है। राहुल गांधी का चेहरा आए ना आए, नरेंद्र मोदी का चेहरा उनकी आंखों के सामने रेखता है, चाहे वो रसोई में बैठे हों, चाहे डाइनिंग टेबल पर भोजन कर रहे हों, चाहे हाथों में डिग्री लेकर नौकरी खोज रहे हों, चाहे कहीं नफरत की भाषा सुन रहे हों। इस देश के भीतर का हर सवाल जब देश के प्रधानमंत्री से जुड़ जाए और प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा हो, तो फिर जान लीजिए विपक्ष का जिक्र कम होता है। उस प्रधानमंत्री को जीत होगी या हार होगी, जनता यही तय करती है। और राहुल गांधी का दावा इसी के इर्द गिर्द जा रहा है, क्योंकि वह लोगों को राजनीतिक तौर पर तैयार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।